हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि डेली 9 बजे क्लासेस चलती हैं विजन आईएएस मैगजीन की, और इसी मंथ में मैं आपको अगस्त मंथ की करा रहा हूँ। और अभी मैं आपको इन्वायरमेंट का न्यूज एंड शॉर्ट्स कंप्लीट कराने वाला हूँ। बाकी इसके पहले का सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट करा दी हैं। इन्वायरमेंट आज से शुरू हो रहा है। पहले मैं न्यूज एंड शॉर्ट्स कराऊंगा, इसके बाद जो है जो भी आर्टिकल्स है उसको करा दूंगा 1-2 दिन के अंदर। इसके बाद हम लोग साइंस एंड टेक पढ़ेंगे और सोशल इशूज़ पढ़ के मैगजीन को ख़त्म कर देंगे, जो मेन चीज़ें हैं। तो बीच में 2 दिन क्लासेस बाधित थी, चूँकि कुछ बहुत इमरजेंसीज था, काम था और आकस्मिक घटनाएँ कुछ होती रहती हैं, तो उसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब था। आज से कंटिन्यू करेंगे। अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान URMPS, ये क्या है? अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान किसने लाया, क्या चीज़ है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इस पर गठित समिति ने क्या किया, 60 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना URMP को तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। ठीक, ये क्या है, यह परियोजना क्या है, नमामि गंगे जो योजना लाई थी उसी के तहत क्या है, नदी शहर गठबंधन का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक, रिवर सिटी अलायंस का एक क्या है, हिस्सा है। इसकी शुरुआत रिवर सिटी अलायंस की शुरुआत कब हुई थी? 2021 में हुई थी। किसके मंत्रालय के अंतर्गत? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, यह एक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की क्या है, ज्वाइंट पहल है। ठीक, इसका लक्ष्य क्या है, नदी तटीय शहरों को आपस में जोड़ना और नदी केंद्रित सतत विकास को बढ़ावा देना। इसमें मुख्य चीज़ों को ध्यान देना है। यह परियोजना 2 चरणों के तहत लाया जाएगा, जिसमें क्या है कि पहले चरण में गंगा नदी के बेसिन राज्यों के 25 शहरों को कवर करेंगे, जिसमें ये कौन कौन से राज्य हैं गंगा नदी के बेसिन में? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। किसी भी अब ये क्या होता है कि किसी भी अपवाह तंत्र का प्रमुख चैनल क्या होती है, उसकी मुख्य जलधारा होती है, जिसमें क्या है, अन्य छोटी छोटी जलधाराएं जो होती हैं वो आकर के मिलती है। महत्वपूर्ण इसमें चीज़ें क्या ध्यान देनी है आपको प्रीलिम्स के लिए, वो यह ध्यान देना है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पे जो है समिति ने 60 शहरों के लिए क्या है, URMP योजना को तैयार करने की मंजूरी दी है। ठीक, URMP जो अब ये क्या है, एक नमामि गंगे जो योजना थी उसके तहत क्या है, नदी शहर गठबंधन का हिस्सा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2021 में हुई थी। जल शक्ति मंत्रालय और शहरी आवासन और कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, अब ये महत्वपूर्ण इसमें क्या है, UPSC और UPPCS दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको नोट्स बनाना है आपको प्री के लिए, वो है वर्ल्ड बैंक। इसको क्या करेगा? वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करेगा। देखिएगा, कभी भी जो कोई योजना होती है तो उसका फाइनेंस करने वाला, उसको वित्त पोषित करने वाला एजेंसी या संस्था या मंत्रालय किसी न किसी का नाम जरूर सवाल में पूछता है, स्टेटमेंट में देता है UPSC, और ये पैटर्न अब UPPCS भी फॉलो कर रहा है। ठीक, तो इसको ध्यान देना है आपको कि वर्ल्ड बैंक जो है क्या करेगा, इसको फाइनेंस करेगा। अब हम इसके बारे में जानते हैं NMCG के बारे में, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में। यह क्या है? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत क्या 2011 में से सोसाइटी के रूप में इसको पंजीकृत किया गया था। न एक संवैधानिक संस्था है, न गैर संवैधानिक संस्था है, न कंपनी है, न कुछ है। इसकी एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, ध्यान देना है इसको, क्योंकि यहीं से सवाल प्री में बन सकता है। जो मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान देते रहिए। ये कोई ऐसी संस्था नहीं, ये क्या सोसाइटी है, यह गंगा राष्ट्रीय गंगा परिषद की क्या कार्यान्वयन शाखा है। ठीक, अब इसके आधार पर जिसके NGRBA के स्थान पे इसको स्थापित किया गया था। प्रमुख इसका कार्य क्या है? कार्यक्रम में सीवेज उपचार करना, नदी तट विकास करना, ये सारी इसका जो है प्रमुख कार्य है। इसमें 2 स्तरीय जो है प्रबंधन संरचना है, जिसमें क्या है, शासी परिषद है एक है और एक कार्यकारी है। ठीक, गवर्निंग बॉडी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका उद्देश्य क्या है? नदी बेसिन दृष्टिकोण को अपना करके गंगा नदी के प्रदूषण का प्रभावी उपशमन और कायाकल्प करना, गंगा नदी को पारिस्थितिकी प्रवाह को आवश्यक मात्रा में बनाए रखना। अब पारिस्थितिक प्रवाह किसे कहते हैं? यहीं से आपका जो इन्वायरमेंट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंट का पारिस्थितिक प्रवाह। ठीक है, पारिस्थितिक प्रवाह क्या है कि इस पारिस्थितिक तंत्र के लिए अच्छी या इष्टतम स्थिति सुनिश्चित करने के लिए नदी में क्या है, आवश्यक जल की मात्रा को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी प्रवाह बोलते हैं। याद देना इसको। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, आप कमेंट जरूर करिएगा। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत ये परियोजना आती है, ये आप कमेंट करिए। अब क्या है, शहरी नदी प्रबंधन की आवश्यकता क्यों? इसमें क्या है, इसमें नदी से क्या होगा, बाढ़कृत मैदान में होने वाली गतिविधियों क्या होगा, प्रभावी विनियमन सुनिश्चित होगा। सीवेज के प्रवाह, घरेलू अपशिष्ट जल जैसे स्रोतों से होने वाले जो जल प्रदूषण होंगे और वनों कटाई के कारण जो अपरदन होगी उसको रोकने में क्या करेगा, ये मदद करेगा। फिर क्या है, नदी विनियमन, नदी टेट को परिभाषित करने वाले क्या है इसमें, इसलिए विशिष्ट भूमि उपयोग श्रेणी कानून का अभाव, इसलिए जो यह
ये परियोजना बहुत जरूरी है। धार्मिक प्रथाओं का क्या है कि सामूहिक स्नान, मूर्ति विसर्जन, दाह संस्कार, ये सब लोग करते हैं। इससे क्या होता है, इसको विनियमित करना बहुत जरूरी है। तो URMP क्या है, इसके URMP द्वारा जो उपाय विकसित किए गए हैं, ठीक है, इसमें आप देखिए URMP नदी, शहरी नदी प्रबंधन योजना, ठीक है, अर्बन रिवर जो है, इसके मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो हैं, इसमें क्या है, इसके तहत जो है बहुत सारी चीज़ों को उपाय किए गए। जैसे क्या है, नागरिकों में नदी संवेदनशील व्यवहार को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। नागरिकों में एक नदी संवेदनशील का बोध हो, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक, पर्यावरण अनुकूल क्या है, रिवर फ्रंट परियोजनाओं का विकास करना। शहरों में क्या है, जल स्रोतों और आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित करना। इसको आप मेंस में लिख सकते हैं, मेंस में, ठीक है। नदी में क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाले जल का प्रवाह सुनिश्चित करना और उसकी आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना नदियों का। जैसे क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट सेवा को शुरू कर देना, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सेवा को अनेक शहरों से कनेक्टिविटी ला करके बड़े बड़े लॉजिस्टिक जो सेवाएं होती हैं, फ्रेट होते हैं, वो सब चीज़ों को हम उसका लाभ ले सकते हैं, उसको उसकी जो संभावना है उसका दोहन कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है UPPCS के लिए, UPSC के लिए, दोनों के लिए। फ्लड वॉच मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय जल आयोग ने, केंद्रीय जल आयोग CWC ने लॉन्च किया है। यहाँ ध्यान क्या देना आपको, CWC, किसी भी मंत्रालय ने नहीं जारी किया है। केंद्रीय जल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय वगैरह दे देगा, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, पर्यावरण मंत्रालय देगा, इसको दे देगा CWC, यानी कि केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग, सेंट्रल वाटर कमीशन। अब CWC का बहुत सारा मतलब लोग क्या लगाएंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। CWC सबसे अधिक अगर सर्च करेंगे तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी आएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में रहता है बार बार, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है ये, जो कांग्रेस पार्टी है उसकी, ठीक है। CWC में ध्यान देना है आपको कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ना होकर के केंद्रीय जल आयोग, ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने क्या किया, एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच की लॉन्च की है। क्या करेगा ये, रियल टाइम में जो बाढ़ की स्थिति है देश में और जनता को उसका पूर्वानुमान प्रदान करेगा। इसमें राज्यवार और बेसिनवार क्या होगा, बाढ़ के पूर्वानुमान जो है जारी होंगे। डेटा विश्लेषण, मॉडलिंग और रियल टाइम निगरानी जैसी इसमें क्या है, उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये आपको बस इतना ध्यान देना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, पारे पे मिनी माता कन्वेंशन। इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा गया UPSC में, तो मतलब हर साल अल्टरनेट ईयर पे सवाल इससे बन गए हैं। मैच दी कॉलम में बने हैं, क्रम में बने हैं, उसको सीधे सीधे ऑप्शन से पूछा। UPSC ने भी बहुत बार इसको पूछा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक इसमें है और एक करंट भी है। तो पारे पे क्या है, पारे मतलब मरकरी पे मिनी माता कन्वेंशन को क्या है, जिनेवा में 2013 में क्या है अपनाया गया। ठीक, किस वर्ष, 2013 में। ये करता क्या है, यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को क्या करता है, पारे के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए क्या है, विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ये लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो आप देखिए, जो मतलब मरकरी से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को बचाने के लिए क्या है, विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। ये ध्यान देना है शब्द को आपको। ये सवाल प्री में स्टेटमेंट में बन सकता है, UPSC में भी स्टेटमेंट बना के दे देगा। तो फिर क्या है, इस समय का नाम क्या है, जापानी शहर मिनी माता के नाम पर रखा गया है। मिनी माता क्या है, 1950 के दशक में मिनी माता रोग का क्या है, ये केंद्र बन गया था। ठीक, अब इसी की मेरी माता रोग क्या है, मरकरी की गंभीर विषाक्तता, यानी कि जो जहरीलापन होने के कारण क्या है, एक तंत्रिका संबंधी बीमारी। मतलब जो मिनी माता रोग होता है वो क्या है, मतलब ये है कि ये सीधे सीधे जो है हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, तंत्रिका को पूरा हमारे डैमेज कर देगा ये। 2017 में ये संधि लागू हुई। 144 पक्षकार वर्तमान में है, 128 हस्ताक्षर करता है। भारत ने 2014 में इस पर हस्ताक्षर किए थे और इसकी पुष्टि रेक्टिफाई कब की थी, 2018 में की थी। ठीक, अब क्या है, इसकी पुष्टि क्या है, 2025 तक पारा आधारित उत्पाद, यानी मरकरी आधारित जो उत्पाद हैं और मरकरी जो कंपाउंड्स हैं उससे संबंधित प्रक्रियाओं के क्या निरंतर उपयोग के लचीलेपन के साथ क्या की गई थी। मतलब उपयोग होगा पर उसका जो है उसको मतलब उस तरह से यूज होगा कि मतलब उससे संबंधित जो कंपाउंड होंगे या उसके उत्पाद होंगे उसका इस्तेमाल जो है पर्यावरणीय अनुकूल और मानव स्वास्थ्य के अनुकूल जो चीज़ें होंगी उसके अनुसार किया जाएगा। ठीक है, मिनी माता कन्वेंशन क्या है, अपने पक्षकार देशों से क्या करता है, क्या कौन सी मांगे करता है, तो करता क्या है कि शिल्प कार्यों और छोटे स्तर के सोने की खदानों में क्या है, पारे का इस्तेमाल है, मरकरी का इस्तेमाल कम करना है और जहाँ तक संभव उसे पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रयास करना है। अब कोयले से जो संचालित विद्युत संयंत्र है और औद्योगिक बॉयलर है, उस पर क्या है, जो पारे को वायु में क्या है उत्सर्जन को क्या करना है, नियंत्रित करना है। बैटरी, स्विच, लाइट, सौंदर्य प्रसाधन, कीटनाशक, दंत मिश्रण जैसे इसमें क्या मरकरी का उपयोग क्या है चरणबद्ध तरीके से कम करना है और उसे समाप्त कर देना है। अब पारे की आपूर्ति और व्यापार में क्या है, मौजूद समस्याओं को क्या करना है, दूर करना है, इसका सुरक्षित भंडारण और निपटान को सुनिश्चित करना है और इसी के साथ साथ क्या है, बहुत सारी रणनीतियाँ बनानी है इसकी समस्या का समाधान करने के लिए। मरकरी होता क्या है,
प्राकृतिक रूप से नेचुरली, ये भी ध्यान देना है कि मरकरी जो है मैन मेड नहीं है, ठीक है, ये नेचुरली है। ये क्या पाया जाने वाला एक एलिमेंट है, यह वायु, जल और मृदा में पाया जाता है। यह तंत्रिका तंत्र, थायराइड, लीवर, फेफड़ा, प्रतिरक्षा प्रणाली, आंखों, मशीनों, त्वचा पर क्या है विषाक्त प्रभाव डालता है। इससे क्या है WHO ने क्या माना है, WHO ने लाइन को ध्यान देना है, WHO ने इसे लोक स्वास्थ्य चिंता वाले जो 10 सबसे अधिक रसायन खतरनाक उसमें से एक है ये, ठीक है। अब ये आप देखिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये अर्थ ओवरशूट डे और प्लास्टिक ओवरशूट डे, दोनों चीज़ों को ये ध्यान देना आपको, ठीक है, दोनों चीज़ों को। पहले हम जानते हैं अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे नीचे दिया है, देखिए अर्थ ओवरशूट डे, पहले इसको पढ़ के फिर प्लास्टिक वाला पढ़ते हैं, समझ में आएगा। क्या है, इस वर्ष 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया, ठीक। अब क्या है, ओवरशूट डे होता क्या है, जैसे मान लीजिए ओवरशूट डे उस दिन को मनाया जाता है जिस दिन क्या होता है कि हम किसी भी वर्ष में, मान लीजिए 2023 में जो भी प्राकृतिक संसाधन है, सेवाएं हैं, ठीक, उस वर्ष में पृथ्वी के लिए मतलब जितना साल भर में मनुष्यों के लिए आवश्यक सेवाएं हैं उसको हम कितने कम दिनों में ख़त्म कर लेते हैं, किस दिन को हमारी साल भर की जो आवश्यकता वाली चीज़ें हैं वो हम यूज कर लेते हैं, उसी दिन को हम क्या बोलते हैं, ओवरशूट डे मानते हैं, ठीक। इसमें दिया है, आसान भाषा में बताया हूँ, इसमें दिया है ओवरशूट डे उस तिथि को चिन्हित करता है जब किसी वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं की क्या है मनुष्यों द्वारा मांग उस वर्ष में पृथ्वी द्वारा पुनर्उत्पादित किए जाने वाले योग्य पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं से क्या होती है वो अधिक हो जाती है। मतलब उसी दिन हम उसको साल भर तक का जितना भी संसाधनों का यूज कर लेते हैं, ठीक। अब इसमें ध्यान इंपॉर्टेंट क्या देना है, अब 2 अगस्त को मनाया गया, ठीक। अब ये किसके द्वारा समापन करते हैं, ये भी सवाल बन सकता है और बनता ही है। इसमें बनाया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, यहाँ बहुत सारा संसाधन दे देगा, ठीक, लेकिन ध्यान दे देना इसको ग्लोबल अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन द्वारा। इसमें क्या है, इसकी गणना है कि ग्रह की जैव क्षमता को मानव के पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट से भाग देकर 365 से गुणा की जाती है, ठीक। अब ग्रह की क्या है जैव क्षमता क्या होती है, ग्रह की जैव क्षमता ये होती है कि पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा, और पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट क्या होती है उस वर्ष क्या है मानव के लिए मानवजनित मार्ग, उस वर्ष के लिए मानवजनित मांग जितनी भी सारी मतलब डिमांड और जितनी मात्रा उपलब्ध है उसी से ये उसको पारिस्थितिकीय फुटप्रिंट मतलब डिमांड जितना मानव और क्या डिमांड है साल भर के लिए, और जैव क्षमता मतलब प्रत्येक वर्ष जो भी संसाधन प्राकृतिक तौर पे उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये आपने समझ। उसी तरह से ओवरशूट क्या है, प्लास्टिक ओवरशूट डे। इसमें क्या है कि भारत ने 2023 में वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डे के 157 दिनों में 16.7 दिन का क्या किया है योगदान दिया है। मतलब इसका ध्यान देना है कि 2023 में जितना वर्ल्ड प्लास्टिक ओवरशूट डेज हुआ उसमें 157 दिन हुए, 157 दिन में भारत का योगदान कितना है, भारत का योगदान है 16.7 दिन का। अब प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या है, प्लास्टिक ओवरशूट डे उस दिन को व्यक्त करता है जब उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा क्या है उसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए जो मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है उससे अधिक हो जाए। मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली उसकी क्षमता क्या है 100 है, 100 मीट्रिक टन को हम इसको प्रभावी कर सकते हैं। पर क्या है अब पूरे देश की, अब हम उस दिन उत्पादन कर लिए 110, तो जिस दिन वो 110 हुआ मतलब 100 क्रॉस किया उस दिन हमारा प्लास्टिक ओवरशूट डे हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है देश के जो है कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक पे आधारित है, जिसका आशय क्या है कुप्रबंधित अपशिष्ट और कुल अपशिष्ट के अनुपात से है। इसमें प्रमुख निष्कर्ष क्या है, भारत जो है वेस्ट स्पॉन्जेस का हिस्सा बन गया है। इसका आशय ऐसे देशों से जहाँ प्लास्टिक की खपत तो कम है लेकिन क्या प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण का उच्च स्तर क्या है, प्रदूषण क्या है उच्च स्तर का है, ठीक। भारत में क्या प्लास्टिक प्रति वर्ष की खपत क्या है 5.3 kg है, यह खपत दुनिया में क्या है सबसे कम है। MWI में भारत क्या है चौथे स्थान पे, इसलिए कहा गया कि भारत में उत्पन्न होने वाले कुल अपशिष्ट के 58% का जो मतलब अपशिष्ट है वो क्या है कुप्रबंधन कारण क्या है निस्तारण उसका नहीं होता है। इसका एकमात्र कारण है कि जो भी एकत्रित प्लास्टिक अपशिष्ट है उसका सैनिटरी लैंडफिल और डंप साइट में क्या करते हैं निपटान किया जा सकता है, ठीक है। इसी के कारण जो है बहुत सारी चीज़ें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें निस्तारण नहीं हो पाती हैं, ठीक। अब ये डेटा है इसको मेंस में लिख सकते हैं कि 3,30,000 जो टन माइक्रो प्लास्टिक हैं जल प्रणालियों में छोड़ सकते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट का क्या करता है 1.33% आयात के माध्यम से करता है। तो भारत की जो बहुत सारी क्या है
इसमें भारत द्वारा बहुत सारी पहलें चलाई गई हैं, और कौन कौन सी पहलें हैं उस पहलों को आप देखना बहुत जरूरी है। अक्टूबर 2024 तक क्या करना है, 1000 शहरों को 3 स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना है। मिशन लाइफ सरकार ने शुरू किया, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, आप जानते होंगे मोदी जी ने शुरू किया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया, एक वो मैंने आपको कहाँ बताया, वो आपको पिछले महीने की मैगजीन्स में बहुत अच्छे से कराया है सिंगल यूज प्लास्टिक को। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, ईपीआर को बताया था, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको बोलते हैं ईपीआर। मतलब जो भी प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसका निस्तारण और उसके जो संधारणीय उपयोग के संबंधी उसके लिए उसे उपाय करने हैं, ठीक, उसी ये प्रोड्यूसर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सटेंडेड ईपीआर को यहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक में जब कानून बना था उसमें लाया गया था, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी उत्पादन होगा, उत्पादक करता होगा, उसी की ये जिम्मेदारी होती है, ठीक। जैसी अपशिष्ट प्रबंधन नीतियों में निवेश करना और बढ़ावा देना चाहिए, ईपीआर को बढ़ावा देना चाहिए, इस सिफारिशें की गई हैं। संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देने की जरूरत है। और क्या है, ऐसे प्लास्टिक जो चक्रीय उपयोग के लिए डिजाइन नहीं किए गए उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए चरणबद्ध तरीके से। तो मतलब ये है कि इसमें आप मेंस और प्री दोनों चीज़ का कंटेंट आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है बेलेम घोषणा पत्र, बेलेम डिक्लेरेशन। ये क्या है, यह एक क्या है, अमेजन सहयोग संधि संगठन, अमेजन सहयोग संधि संगठन के ACTO के सदस्य देशों ने क्या किया है, बेलेम घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलेम क्या है, ये ब्राजील का एक शहर है। यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए, प्री के लिए तो समझ लो एकदम रामबाण है, इसको आप नोट कर लेना कॉपी में। बेलेम क्या है, ब्राजील का शहर है। बेलेम घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं, किसने किया है, अमेजन सहयोग संधि संगठन ने, ठीक है। ACTO क्या है, एक अंतर सरकारी सामाजिक पर्यावरणीय संगठन है, और इसका गठन क्या किया गया था, अमेजन सहयोग संधि पे हस्ताक्षर करके इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब मेन बात है ACTO, यह सवाल पूछ सकता है कि ACTO में कौन कौन से देश हैं। अमेजन सहयोग संधि संगठन, अमेजन मतलब अमेजन जंगल, ठीक है, उसके लिए सहयोग संगठन बनाया गया था। उसमें कौन कौन से देश हैं, बोलीविया है, ब्राज़ील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, गुयाना है, पेरू है, सूरीनाम है और वेनेजुला है। याद कर लेना इन देशों को। इसमें से कौन कौन से देश हैं, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुला, ठीक है। इस पर मैं आपको मैपिंग करा दूंगा, इसका मैपिंग भी करा दूंगा, आपको ध्यान देना है। इसमें क्या है कि निर्णय प्रक्रिया में देशज लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ अमेजन गठबंधन के शुरू करने के प्रति प्रतिबद्धता भी है। और क्या है कि हालांकि जो सदस्य हैं वो अमेजन वर्षा वन की सुरक्षा के लिए सहमत नहीं हो सके हैं, पर फिर भी प्रयास जारी है जल्दी से इसको सहमति करके इन लोगों को इसके लिए तैयार किया जाए। अब आता है डेप्ट फॉर नेचर स्वैप। गैबॉन है, एक जो गैबॉन देश है, ये क्या बोला है, समुद्री संरक्षण के लिए डेप्ट फॉर नेचर स्वैप समझौते के तहत क्या कि $500 मिलियन की घोषणा की है, ठीक। ये क्या होगा, इस समझौते के तहत डेट फॉर नेचर स्वैप, इसके तहत क्या होगा कि विदेशी लेनदार किसी भी विशिष्ट पर्यावरणीय परियोजना में निवेश करने की देनदार प्रतिबद्धता के बदले उसके विदेशी ऋण का एक हिस्सा माफ कर देता है और फिर ऋण राहत प्रदान करता है, ठीक। यह द्विपक्षीय या बहुपक्षीय हो सकता है, मतलब एक प्रकार से लोन भी दे सकता है पर्यावरणीय परियोजना में निवेश करने के लिए, ठीक है। इसका महत्व क्या होगा कि सरकारी नीतियों में पर्यावरण के मुद्दे को केंद्र में रखना होगा। जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अनुकूलन और उसके प्रभावों का शमन सुनिश्चित हो सकेगा और राजकोषीय संसाधनों को मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो है आप किसने जारी किया, लाल चंदन क्या होता है, इसके आयुष्य स्थिति क्या है, तो इस पे आपको ध्यान देना है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं से जो है PT 365 और अन्य चीज़ों पे भी नोट्स यहीं से मिलता है, ये जो कंटेंट होता है यहीं से बनते हैं, तो आप मैगजीन करिए, सब चीज़ें हो जाएंगी। तो विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने निजी कृषि भूमि से प्राप्त लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात संबंधी नीति में क्या किया, संशोधन किया। DGFT ने क्या किया, विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 तथा विदेशी व्यापार नीति 2023 में क्या किया, जो शक्तियाँ दी गई उसी के तहत ये संशोधन जारी किया। तो संशोधन किसी मंत्रालय ने जारी किया, ये ध्यान देना है आपको प्री के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इसको जारी किया। मतलब क्या है, निजी कृषि भूमि से प्राप्त जो भी लाल चंदन की लकड़ी में निर्यात होता है उसके लिए पॉलिसी बनी है। अब संशोधन क्या होगा, संशोधन के तहत क्या है कि तमिलनाडु के लिए जो आर्टिफिशियल रूप से प्रचलित लाल चंदन की जो वार्षिक निर्धारित कोटा है निर्यात का, उसके लिए उसके वार्षिक निर्यात कोटा को क्या किया गया है, अधिसूचित किया गया। साथ ही क्या है, वन्य लाल चंदन के लिए शून्य निर्यात कोटा अधिसूचित किया जाता है, ठीक। कृत्रिम रूप में प्रचलित लाल चंदन का अर्थ क्या है, बागानों में उगाए जाने वाले जो लाल चंदन होते हैं, मतलब जो जिनके लिए मतलब प्राकृतिक रूप से वन से नहीं उगे बल्कि उनके लिए बागानों में उसको उगाया गया हो लाल चंदन, ठीक है। विदेश व्यापार नीति के तहत क्या है, लाल चंदन प्रोहिबिटेड है,
लेकिन प्रोहिबिटेड है मतलब प्रतिबंधित है, और जबकि इसका निर्यात क्या है, निषिद्ध है मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब आयात निर्यात नहीं होता है। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए जो है प्रचलित लाल चंदन वार्षिक निर्यात कोटा को अधिसूचित करता है, किसके लिए, तमिलनाडु के लिए। ठीक है, अब क्या है, इससे पहले DGFT ने क्या किया था, 2019 में लट्ठों या जड़ों के रूप में लाल चंदन के लिए निर्यात की अनुमति देने की सहमति को संशोधित किया था। ठीक, इसके पहले अब लाल चंदन के बारे में जानते हैं, ये है क्या, ये है ये कि पूर्वी घाट में विशेष प्रकार के जंगलों के क्या है, एंडेमिक प्रजाति है, मतलब स्थानिक प्रजाति है। ये बहुत धीमी गति से बढ़ती है, 25 से 40 वर्ष के बाद क्या करती है, परिपक्वता इसमें आता है। यह अग्निरोधी और सूखा प्रतिरोधी प्रजाति है। इसको क्या बोलते हैं, यर्रा चंदनम या रक्त चंदनम, लाल चंदन के रूप में इसको जानते हैं। और क्या है कि चिकित्सकीय गुण इसमें काफ़ी है, तो एशिया और विशेष रूप से चीन में से क्या है, विशेष मांग है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, सौंदर्य प्रसाधन, औषधि उत्पाद, लग्जरी फर्नीचर और लकड़ी के शिल्प में करते हैं। तो भारत में IUCN की स्थिति क्या है, लाल चंदन की इंडेंजर्ड की सूची में आती है, IUCN की इंडेंजर्ड की सूची में आती है। भारत का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, वो क्या उसमें अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है। ध्यान देना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1972 में आया था। अब UPPCS में हर साल लगभग सवाल बन ही गया हर साल। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के जो साइट कन्वेंशन, उसमें क्या है, परिशिष्ट सेन दूसरे में है, साइट कन्वेंशन के दूसरे परिशिष्ट में है, वन्य जीव संरक्षण का चौथे में है, और IUCN के में इंडेंजर्ड में। इसलिए मैंने 8 आपके जो न्यूज एंड शॉर्ट्स है उसको कंप्लीट करा दिए। इसको आप थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिएगा। कल हम थोड़ा न्यूज एंड शॉर्ट्स को थोड़ा सा बचा उसको कंप्लीट करके, और आर्टिकल को भी कल 2-4 आर्टिकल को भी खत्म करेंगे। परसों इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जल्दी से 3-4 दिन के अंदर जो है साइंस एंड टेक को ख़त्म करेंगे, और जल्दी से अपना हमारा मैगजीन ख़त्म हो जाएगा इस मंथ का। तो वीडियोज़ को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।